घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का हलफनामा, कहा नहीं बता सकते काला धन जमा करने वालों का नाम। कांग्रेस ने कहा क्या देश से माफी मांगेंगे मोदी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर मढ़ा दोष, कहा कांग्रेस के समझौते के कारण नहीं बता सकते हैं नाम। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया, जिस हलफनामे में कहा गया कि अभी इन नामों का खुलासा केंद्र सरकार नहीं कर सकती। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं, जाहिर है यहाँ तक कि राम जेठमलानी जिन्होंने विरोध किया था, उन्होंने भी केंद्र सरकार के रुख का विरोध किया है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया। स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब हम उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जो हमारे को इंटेलिजेंस या किसी सूत्र के माध्यम से मिलते हैं, उसकी जेन्युइननेस को वो कंफर्म करने को। मुकुल रोहतगी ने क्या कहा, ये पहले आपको हम दिखाते हैं। काले धन के मामले में अगर सारे नाम डिस्क्लोज किए जाए तो आगे जो ट्रीटीज और करनी है वो करना मुश्किल होगा, क्योंकि सब ट्रीटीज में कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोविजन रहता है। और ये जब डिस्क्लोजर पीछे तो कई फॉरेन गवर्नमेंट्स ने हमें पूछा है कि आपने क्यों डिस्क्लोज किया। हर ट्रीटी में ये प्रोविजन होता है कि जिन केसेस में अकाउंट गलत खुले या उसमें काला धन डिपॉजिट है, जिन केसेस में मुकदमे फाइल किए जाएंगे, प्रोसिक्यूशन होगा, तो उन केसेस में सारी इंफॉर्मेशन अदालत को दी जाएगी और वो नाम डिस्क्लोज करे जाए, ना कि सारे, क्योंकि कई अकाउंट लोग करेक्टली भी खोल सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन कंट्री से लेनी है तो ट्रीटी के मुताबिक ही चलना होगा। अगर ट्रीटी के मुताबिक नहीं चलेंगे और ट्रीटी को इग्नोर करेंगे, कौन सी कंट्री आपके साथ ट्रीटी करेगी। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा इस पे, इसके बाद वो दिखाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा सामाजिक मीडिया के जरिए जो करते हैं वो ट्विटर में, उसके कोटेशन सिर्फ एक उदाहरण दिया है मैंने 4 पहलुओं में, 4 अलग अलग दिनों में, मार्च 2014 का, जिसमें उन्होंने मजाक उड़ाई है यूपीए सरकार की, आक्षेप लगाया है, अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए हैं कि 1 पैसा काले धन का विदेश से ये यूपीए सरकार लाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये यूपीए सरकार डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के विभिन्न क्लॉजेस से बाध्य मानती है अपने आप को। ये मैंने आपको उनके लिखित, उनके बड़े स्पष्ट कोटेशन मार्क्स में वक्तव्य पढ़े हैं। नवंबर दिसंबर 2013 से लेके मई 2014 तक माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के जो उस वक्त थे, जो प्रधानमंत्री भावी होने के स्वप्न देखते थे, उन्होंने बार बार ये वक्तव्य दिया। क्या वो सिर्फ सनसनीखेज था? क्या वो सिर्फ वोट मांगने की तरकीब थी? और क्या आज अगर उस पब्लिक का मेंबरान जो उतने रैलीज में गए थे उस वक्त ये आरोप लगाए कि माननीय प्रधानमंत्री ने गुमराह किया देश को या गलत वक्तव्य दिया, तो क्या ऐसे याचक को सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री? क्या प्रधानमंत्री का ये उत्तरदायित्व नहीं बनता कि वो पूरे देश से एक अनकंडीशनल माफी मांगे? न कि वो मांगेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं आपके समक्ष, हम ये आशा और विश्वास नहीं करते कि वो मांगेंगे। क्या वो सभी व्यक्ति, चाहे वो माननीय अन्ना हजारे हों, चाहे वो किरण बेदी जी हों, चाहे वो माननीय रामदेव जी हों, और रामदेव जी का नाम 2 बार लिया है इन कोटेशंस में मोदी जी ने, क्या वो आज, कांग्रेस पूछती है, देश पूछता है उनसे, क्या वो आज माननीय प्रधानमंत्री के निवास स्थान पे खड़े होकर धरना देंगे या अनंत अनशन करेंगे? और करेंगे नहीं तो क्यों नहीं करेंगे? और करेंगे तो कब करेंगे? प्रधानमंत्री माफी मांगे बिना शर्त, अन्ना हजारे और किरण बेदी क्या अनशन करेंगे, धरना देंगे? हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रदीप टम्टा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व सांसद हैं।
हमारे साथ जी देवराजन है, नेता है फॉरवर्ड ब्लॉक के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उपेंद्र धर्मानी जी हैं, और साथ ही साथ भाजपा की तरफ से SK लखोटिया साहब हैं। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा, उसके बाद सबसे पहले देवराजन साहब जी, जो ट्रीटी है और जो सरकार का पक्ष है, दोनों के आधार पर इस नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। सत्ता में जब आप आते हैं, सत्ता से पहले जब आप सियासत करते हैं और सत्ता में जब आते हैं, तो असल सरकार की अंदर में क्या क्या सीमाएं होती है ये आपको पता चल जाता है। क्या उसी का उदाहरण है ना? बात ये है, एक देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर एक बड़ा धोखा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात वहाँ पर है, कुछ जो जानकारी है वो जानकारी सरकार डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगी। जो जानकारी है हमारा नेशनल सिक्योरिटी के साथ संबंधित है। अगर देश का इंटरेस्ट के साथ अगर जोड़ा जाएगा, देश हित के लिए कोई हानिकारक नहीं है, वो डिस्क्लोज करने का क्या दिक्कत है हमको समझ में नहीं आ रहा। ये बता रहे थे जो ट्रीटी है इसके वजह से हम दिखाई नहीं पा रहे। ये ट्रीटी जो हुआ है 95 का, उसके बाद भी बीजेपी की सरकार आई थी, तब भी उसको खोल सकता थे। नया ट्रीटी इसको रिन्यू नहीं करना चाहिए था, तो ट्रीटी से बाहर आने का उसका प्रावधान भी है, तब बाहर आ सकते थे। ये सब जान, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ट्रीटी तो कोई छुपा हुआ ट्रीटी नहीं था जो पार्लियामेंट के अंदर। ट्रीटी है जी, ट्रीटी तो है। ट्रीटी हैज सम गिवन यू सम हैज सम लिमिटेशन। नहीं, ये जो बिकॉज़ ऑफ ट्रीटी, ये जो उसके कारण आपकी कुछ सीमाएं हैं। नहीं, दिलीप भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो ट्रीटी, ये अरुण जेटली साहब नहीं जानते थे ऐसा ट्रीटी था? ये ट्रीटी बीजेपी की बड़े बड़े नेता लोग, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के अडवाणी जी तक नहीं जानते थे? ये लोग क्या मोदी जी को नहीं बोला था? तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसी में ये सब बात को रखना है, तो इन लोगों को मालूम नहीं था इसी प्रकार का एक ट्रीटी है देश के अंदर। तो ये लोग सरकार में आएगा तो इसी ट्रीटी के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे, हम ट्रीटी को बदलेंगे, ये नहीं बोल सकते थे, नहीं कर पाते थे। तो नहीं किया है, उसका मतलब है उन लोगों का भी कुछ लोग का नाम उसी के अंदर है, इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात भी जरूर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को भी इसका क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये सब कुछ करके रखा है देश के हित के खिलाफ। जी प्रदीप टमटा जी, आपने ऐसा सब कुछ करके रखा है देश के खिलाफ कि कोई भी सरकार आए कुछ कर ही नहीं सकता है। देखिए, आज मोदी सरकार का चेहरा पूरी देश के सामने स्पष्ट हुआ है। इनको बिना शर्त देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। किस लिए? जो आपने जो आपने समझौते किए? नहीं, इसलिए कि ये बताया कि 90 दिन तक मोदी और रामदेव जी के बीच में समझौता हुआ था कि आते ही तमाम नाम डिस्क्लोज कर जाएंगे। ये असली चेहरा है मोदी का। इनका काले धन को लेना देना कोई बात नहीं है। देश की जनता को गुमराह करना था। क्या 1995 में ट्रीटी की मालूम नहीं थी? क्या सरकार ने उसमें साफ कहा था कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सरकार कार्रवाई चल रही है और उचित समय में चार्जशीट कोर्ट में आएगी, उनके नाम भी डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन उस समय मोदी ने, भाजपा ने, अरुण जेटली ने कुछ नहीं सुना, सिर्फ ये कहा कि कांग्रेस उन लोगों को बचा रही है। तो आज भाजपा का चेहरा, मोदी का चेहरा, तमाम सारा सवाल तो आज देश की जनता पूछ रही है, अन्ना हजारे से पूछ रही है, रामदेव जी से पूछ रही है कि क्या 90 दिनों तक काले धन को लाने की बात करने वाले लोग थे। देवराजन साहब कह रहे हैं ये सवाल पूछने कांग्रेस पार्टी को हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को क्यों? कांग्रेस पार्टी ने उस समय कहा था हम काले धन को वापस लाएंगे। हमने ट्रीटी नहीं, हमने यही तो कहा। काले धन का मतलब सीधा है कि जो गलत ढंग से इस देश की वो बाहर गई है, तो उसके लिए हमने आरोप लगाए हैं, कोर्ट में मामला गया है, उसकी तरह से सारी चार्जशीट हम रखेंगे। चलिए, हमारे साथ इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सभी का नाम खुलासा करना चाहिए। ये सारी मस्ट बी ओपन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2011 का। तभी कांग्रेस पार्टी के पास भी यही सीमाएं थी। सीमा वो थी, हमने उस समय बीजेपी ने उस सीमा को मानने से इनकार कर दिया था, देश की जनता को गुमराह किया था, कहा था हमारे सत्ता में आते ही पहला काम हम काले धन को वापस लाएंगे। आज देश की जनता की हकीकत आई है, आज वही स्टैंड ले रहे हैं। तो उनको बिना शर्त देश की जनता के साथ मोदी को माफी मांगनी चाहिए। और रामदेव और अन्ना हजारे लोगों को आज जंतर मंतर पर क्या वो जाएंगे या फिर साबित होगा कि ये लोग भी बीजेपी के कठपुतलियों के हाथों खेल रहे थे। जी, ये आज देश की जनता इनसे चलिए लखोटिया साहब, आपसे जानना चाहेंगे, प्रचार से पहले
1999 से लेकर 2004 तक एनडीए की सरकार थी। 95 की ट्रीटी जिसकी बात करें, जिसके कारण आप बहुत सारा खुलासा केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया कि वो इस पर सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है। अब तब पता चलेगा कि सरकार की तरफ से और क्या बात उस पर क्या क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो सवाल उठ रहा है कि जब अभियान प्रचार चल रहा था, प्रचार अभियान में उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लगातार इस बात को कह रहे थे, और आज जो हलफनामा दिया गया है उसमें दोनों में काफ़ी अंतर है। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, आपने लेफ्ट पार्टी के भी प्रवक्ता को, लेफ्ट मोर्चा के जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं उनको भी सुना। आपको हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बिल्कुल एक आम नागरिक के हैसियत से भी और नेता के हैसियत से भी कैसे देखेंगे आप इसको? ऐसा है, काला धन तो वापस आएगा। ये वक्त का समय है और वक्त का तकाजा है। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऑर्डर को पढ़ने के बाद में, और हमारे माननीय जेटली साहब ने बहुत कुछ कहा है, तो उसके बारे में डिटेल में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये वादा है और ये वादा खिलाफी नहीं होगी। काला धन देश में वापस आएगा। पुष्पेंद्र, देखिए, मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस जो भी कुछ कह रही है उसे पूरा अधिकार है ये कहने का, और मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी ने कोई समझौता किया था तो आज उन्हें वो हक नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल है, जो देवराजन ने उठाया है, कि अगर ये 1995 में समझौता किया था और राजीव गांधी की सरकार थी, तो उसके बाद देश के अंदर एनडीए की सरकार आई थी और 2004 तक चली। उस सरकार के अंदर अरुण जेटली की हैसियत कैबिनेट के नाते हर फाइल, हर चीज से 2-4 रही होगी। कोई अरुण जेटली इस पोजीशन में नहीं थे कि उनको कुछ पता ही नहीं था। ये मान सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को नहीं पता होगा कि नरेंद्र मोदी ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ना सरकार के साझीदार थे। लेकिन आप ये देखें कि अडवाणी जी को पता था, अडवाणी जी ने काले धन पे मुहिम चलाई, और आज इत्तेफाक से राम जेठमलानी ने जो कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखर नेता हुआ करते थे और काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक ऐसा इशू जिसके बारे में कई सारे एनजीओज ने यह चलाया हुआ था कि ये जिस वक्त भारत में आ जाएगा, भारत के पर कैपिटा इनकम लोगों की दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, हर घर के अंदर जाने क्या क्या हो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी खासतौर से पिछले चुनाव में 2 ही मुद्दे थे जो सबको, जनता को याद हैं, एक भ्रष्टाचार और एक काला धन। भ्रष्टाचार के बारे में तो अभी प्रोसेस चलेगा, लेकिन काले धन में आएगा नहीं आएगा ये विषय नहीं है मेरा इतना विषय है कि जब ये मामला उठा था शुरू में और कुछ नाम आए थे, तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 10 जनपद, पी चिदम्बरम और लातादाद लोगों के नाम थे कि इन सब का पैसा है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी बता नहीं रही है, सरकार बता नहीं रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इतने भोलेपन से आज आप कोर्ट के सामने एफिडेविट दे रहे हैं और 1995 का हवाला दे रहे हैं कि हम इस वजह से नहीं बता सकते? तो आपने पूरे देश को एक इतने बड़े मुद्दे पे गुमराह किया था। सवाल यह है, नाम क्यों नहीं बताए जा सकते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम बताइए, तो कौन सी ऐसी कारण है कि अब आप एक समझौते का बहाना लेकर के उसकी आड़ में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम नाम नहीं बताएंगे? तो इस देश के अंदर एक छोटा सा आदमी इनकम टैक्स जमा नहीं करता है, और अगर उसका नाम है तो उसका आप सरे-फहरिस्त नाम कर देते हैं। लेकिन इस देश को लूटने वाले लोगों के बारे में आपको पता है, आप कह रहे हैं इस देश के उसमें अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी जिस उनके नाम आप बता करके उनको समाज के अंदर बाहर भी नहीं करना चाहते हैं। कौन लोग हैं बताना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज तरीके के नेता है जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से नाम ना है? क्या ये कोई मिले जुला क्या कहते हैं दोनों का खेल है? कोई वजह जरूर है, नहीं तो इतने बड़े मुद्दे के ऊपर जिसने राष्ट्र ने सबसे बड़ा फैसला दिया और उस पर आज कहा जा रहा है कि हम नाम नहीं बता सकते। तो ये बात तो कांग्रेस भी कह रही थी, तब क्या दिक्कत थी? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पुष्पेंद्र, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एक सेकंड जी करूंगा। सरकार जो अरुण जेटली कह रहे हैं कि 1995 की संधि के कारण कहीं उनसे संधि पे उनको मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी अटॉर्नी जनरल का जब आप स्टेटमेंट सुनते कि हमको अन्य देशों से भी डबल टैक्स अवॉइडेंस संधि करनी है, और अगर नहीं करेंगे कौन हमारे साथ करेगा? इसलिए उस वित्त मंत्री का आज से 95 करना वो भी बेमानी है। ये लिमिटेशंस को हम समझने का प्रयास करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं काला धन के मामले पर। एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया कि काला धन जो जमा किए हैं विदेश में, अन्य जगहों में, अन्य देशों में, उनका नाम अभी तत्काल उसको उजागर नहीं कर सकते हैं, नहीं बताया जा सकता है। और इसके लिए अरुण जेटली ने, वित्त मंत्री ने, कांग्रेस के सर दोष जो है वो मर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 1995 में समझौता किया उसके कारण ये स्थिति बनी है कि हम नाम को उजागर नहीं कर सकते। आपको हम दिखाएंगे अरुण जेटली के बयान को, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र धर्मानी जी, सियासत तेज हो गई। देखिए, सियासत मुद्दा इतना अहम है तो तेज होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जिस बात का उल्लेख अभी मुझसे पहले के वक्ताओं ने किया है जी, उसमें काफी दम है। और जहां तक मुद्दे का सवाल है, मुझे लगता है कि मुद्दा ये था कि काला धन वापस लाया जाएगा, नाम जाहिर किए जाएंगे, उसकी लिस्ट आएगी। वो कहते हैं ना कि आपको फल खाना है या पेड़ गिनना है। तो पेड़ गिनने में सरकार, आप ये कहते हैं अभी एनडीए सरकार जी ने ये नहीं कहा है कि हम काला धन वापस नहीं ला रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपने जेटली का पूरा बयान सुना हो तो जो दस्तावेज आज तक हम भेजते रहे हैं कि हाँ क्या एक्स का वहां पे अकाउंट है, उसमें इतना अकाउंट में पैसा है, उन दस्तावेजों की प्रमाणिकता को भी पर भी कोई कमेंट करने के लिए स्विट्जरलैंड या स्विस बैंक तैयार नहीं था। लेकिन अब वो तैयार है, कम से कम उन दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए, उनकी वो ठीक है या गलत हैं उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। ये मुझे लगता है एक पहला कदम इस सरकार ने जो मतलब के प्रयासों से उठा है, उसको क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, जहां तक ये चुनावों के दौरान बातें आई कि भाई उनका नाम जाहिर किया जाएगा या मुझे जहां तक याद है बीजेपी का जो एजेंडा था या मोदी की जितनी रैलियां हुई हैं उसमें सीधा बात थी कि काला धन वापस लाया जाएगा, जो समय सीमा भी थी, विदेशी बैंकों में जमा है उनको वापस लाया जाएगा। और वो पैसा लाने के लिए प्रक्रिया चालू हुई है और उसी के तहत ये दस्तावेज प्रमाणित किए जाएंगे। ये मेरे को लगता है एक पहला स्टेप है। अब नाम लिए जाएंगे, छपेंगे नहीं छपेंगे, ये मेरे को लगता है अननेसेसरी विवाद को बढ़ाने की बात है। और जो समझौता जिन्होंने किया है वो किस मुंह से बोल रहे हैं। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि 98 से 2004 तक की जो भी सरकार थी उसमें कई लोग शामिल थे। मेरे को लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से हमारे देवराजन साहब की भी कहीं ना कहीं उस पार्टी की सहमति थी 2004 से 9 तक। उस समय मुझे लगता है कि उसमें उस समय भी कुछ नहीं। देवराजन साहब, फिर तो आपको भी लगता है कि तमाम पार्टियों में इसमें मिली भगत है। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, तमाम पार्टियां, कोई भी पार्टियां गंभीर ही नहीं है इस मामले में ना। भूपेंद्र धर्मानी जी का जो बात सुन के बात पूरी कर लूं, एक मिनट बताइए। मेरा ये कहना है कि अगर कोई ट्रीटी किसी भी सरकार ने की है, उसका जब विरोध हुआ, उसको आधार बनाकर अगर देश की सुरक्षा या देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कोई कर रहा है, उसको छुपाना मैं जेन्युइन नहीं मानता। अगर ये सरकार उस ट्रीटी को आधार बनाकर ये कहती है कि हम नाम नहीं बताएंगे, जिसके लिए इन्होंने पहले कहा, मुझे याद नहीं है कि इन्होंने नाम की घोषणा, इन्होंने काला धन वापस लाने का की घोषणा की और काला धन लाने का आश्वासन दिया, और अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो ये गलत है। और जहां तक नामों का सवाल है, मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी बहस है। धर्मानी जी, धर्मानी जी, इसमें एक बात जोड़ रहा हूं कि कोई सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा नहीं किया था कि हम नाम सार्वजनिक करेंगे, लेकिन उस वक्त जब नाम यहां आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि कांग्रेस नाम सार्वजनिक नहीं कर रही है क्योंकि उसमें 10 जनपद शामिल है। मैं ये सवाल ये कि उसकी इंपॉर्टेंस वहां तक है, इन्होंने वादा किया था या नहीं किया था ये इशू नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सार्वजनिक करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर अगर आप चोर के बारे में सार्वजनिक कर दें तो जो सजा उसको मिलने वाली होती है उससे बड़ी सजा इसलिए होती है कि वो समाज के अंदर उसके मुंह पे काली पुतती है। हम उन लोगों को बेनकाब करने, सजा कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी। और दूसरा बड़ा सवाल है कि ये जो काले धन के बारे में जो कहानियां और गाने चल रहे हैं पिछले 2 साल से, क्या लगता है कि जिन लोगों का काला धन वहां होगा
वो सरकार के इस बात का इंतजार करेंगे कि गले पे उनके रस्सी पड़े? क्या कालाधन निकालने वालों ने निकाल के उसको अपनी दूसरे जगह नहीं लगा दिया होगा? क्या सिंगापुर के अंदर जो खेल चल रहा है किसी को नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता कि कैसे स्विस बैंक ने आज कहा, क्या कहते हैं कि हम नाम देने के लिए तैयार हैं? वहां है भी या नहीं है? सवाल यह है कि पिछले 3 साल से इस कहानी के पीछे जितने लोग शामिल हैं वो इतने पावरफुल नहीं है कि अपना पैसा निकाल देंगे वहां से, या वो सरकार का इंतजार करेंगे? तो क्या ये सरकार की तरफ से ये चल रहा है कि हम देंगे, बताएंगे, लाएंगे, अब आ रहा है, अब जा रहा है, अब समझौता है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्ट उन्हीं लोगों की मदद करना है? और आज आप कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम नाम नहीं सार्वजनिक करेंगे। नाम सार्वजनिक करने के लिए कौन सा, क्या कहते हैं, संविधान और संसद की आपको जरूरत है भाई? पुष्पेंद्र जी, मुझे धर्मानी साहब का बात सुनकर बहुत दुख भी ले रहे, कितना उन्होंने कोशिश कर रहे सरकार को क्लीन चिट देने के लिए। नहीं, अब मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। नहीं, सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए। सरकार का क्रेडिट देना है, सरकार ने पहला कदम उठाया है, देखा जाएगा, ऐसे नहीं बोल रहे, ये सब बोलने से अच्छा नहीं लगता है। इसे बात यही है, आज सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये सरकार ने बोल दिया है हम नाम सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, तभी सरकार का चेहरा नहीं गिरा क्या? मेरा कहने का मत नहीं, मेरा उसके साथ साथ आप उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया, आप लोगों ने भी सरकार को समर्थन किया था, मतलब आपकी उसके पक्ष, मतलब किस प्रकार की आपने गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का समर्थन है एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार, उसी के साथ कोई इसका साथ ये नहीं है। हम कह रहे जो काला धन जो वहां पर स्लैश किया हुआ है उसको वापस ले आना है। ले आने के लिए बीजेपी ने वादा दिया था, उस समय नाम भी बोला था। ये जो अभी उसके पीछे जा रहे, उसका कारण क्या है? एक ट्रीटी की नाम है। मेरा कहने का मतलब है, इफ देयर इज एनी ट्रीटी which is against the interest of the nation, it is the responsibility of the government to amend it. It should be slapped. It must be annulled immediately. Yes, of course. It is. देवराजन साहब, आपने भी 2004 से लेके इस्तीफा दे देना चाहिए। कोशिश चल रहे थे। नहीं, हम बता रहा हूँ दिलीप भाई, हम बता रहा हूँ, मैं एक समय भी कोशिश चल रहे थे। मैं देवराजन साहब से जो आप हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं, 2004 से लेके 2009 तक आप यूपीए सरकार के समर्थन में बाहर से समर्थन दे रहे थे आप उस सरकार को। आपने भी कोई काम नहीं किया। आज आपको सियासी स्कोर सेटल करना है, कोशिश किया पार्लियामेंट के अंदर, नहीं पार्लियामेंट के अंदर बात उठाया, चिट्ठी लिख दिया। उसी के आज जो अरुण जेटली साहब ने खड़ा होकर के जो बोल रहे हैं ना, हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, ये सब कर दिया है, इसी का प्रेशर में हमारा भी एक योगदान है, हमारा भी एक रोल है। इसके बाद आज जाकर के बोल रहे ट्रीटी की वजह से हम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे। ये तो आज एक दिन के काम नहीं है, ये तो हम लोगों ने प्रेशर डाला था। हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी बात उठाया था, हम लोग में बाहर भी बात उठाया था। बाहर और अंदर उठाते रहते हैं। बीजेपी ने भी पार्लियामेंट के अंदर व्हाइट पेपर लाने की बात कही, उन्होंने कही थी व्हाइट पेपर की। एक बात है, तो सवाल है कि आप बात क्या करते हैं और करते क्या है? बुनियादी रूप से आप 2004 से लेके 2009 तक सरकार को समर्थन देते हैं, वहां पे आप कुछ नहीं करते हैं। मैं डाइवर्ट नहीं, मेरा जो मुद्दा है, मेरा सवाल जो है टमटा साहब, 10 साल आप सरकार में रहे, 5 साल आपको लेफ्ट ने समर्थन किया, आप उस काला धन पे बोलना चाहते हैं, आप बीजेपी को घेरना चाहते हैं, आप घेर लीजिए, आपका वो सियासी धर्म है, आप वो करें। लेकिन सवाल जब देश का है और देश के धन का है तो उसमें आपकी गंभीरता कितनी है, इससे ये उजागर नहीं होता है। वित्त मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर संधि के कारण आप नाम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, ये संधि गलत है, तो क्यों नहीं वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये संधि गलत है, देश के हितों के खिलाफ है, काले धन वालों को बचाने को प्रोटेक्ट कर रही है, हम इस संधि को निरस्त करेंगे। आपने अटॉर्नी एक मिनट मेरी बात। दूसरा, खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि डबल एविडेंस टैक्स संधि हम देश के अन्य से भी करने जा रहे हैं, अमेरिका से भी करने की बात चल रही है। बुनियादी सवाल ये था कि जब चुनाव के दौरान, जब खुद तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था
कि जिनका काला धन प्रोसेस है उनके खिलाफ भारत सरकार के द्वारा स्विट्जरलैंड की सरकार को सारी चीज़ दिए सबूत दिए गए हैं और उस पर इंक्वायरी चल रही है। इस बीच में कानूनी प्रक्रिया हम उन नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तब इन्होंने कहा था कि सरकार, कांग्रेस सरकार काले धन वालों को बचा रही है। सब नाम कहा था बीजेपी की नाम संसद से और बाहर की नाम डिस्क्लोज करो, और आज इनके बारे में है कि आप नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, देश की जनता से माफी मांगो। एक बुनियादी सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर संधि गलत थी तो आओ कहो कि क्या कहते हैं कि हम इस संधि को निरस्त करें। आप संधि को निरस्त भी नहीं करें, आप दूसरे देशों से संधि करने जा रहे हैं और फिर संधि की आड़ भी ले रहे हैं। इसका मतलब आपका इरादा बेसिक रूप से काले धन को निकालने का था ही नहीं। आपने देश की जनता को, देश के लोगों से काले धन के खिलाफ एक गुमराह किया। आपको देश की जनता से बिना उसके माफ़ी मांगनी चाहिए। और सवाल आज उन लोगों से भी है, चाहे रामदेव जी हों, अन्ना हजारे हों, वो तमाम लोगों से भी है कि जिन्होंने काले धन के खिलाफ इनके साथ खड़े हुआ, आज क्या भारतीय जनता और मोदी से पूछेंगे कि 90 दिनों के अंदर, रामदेव ने कहा था देश में कि 90 दिनों का मेरे और मोदी के बीच में समझौता है कि सरकार आते ही 90 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा, काले धन वालों के नाम देश की जनता को बताए जाएंगे। आज उससे पीछे हट रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मकसद नहीं, कोई इरादा नहीं है कि वो काले धन को देखिए वापस इसमें हम जो बाबा रामदेव का नाम वगैरह में उसका उसके साथ क्या समझौता हुआ है, एक मिनट ये बाबा रामदेव जी के साथ किसका क्या समझौता हुआ है, उन्होंने क्या बोला है, उसका चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, हमारा देश के जो कानून वहां बनती हैं, हमारा देश का जो पार्लियामेंट तैयार किया हुआ जो श्रम कानून है, लेबर लॉस है, ये सभी लेबर लॉस को यूनिलैटरली जो अमल करने जा रहे हैं, अमल करना घोषणा भी किया है। ये सरकार देश के हित में इसी प्रकार का एक उस पे अलग से चर्चा कर लेंगे, बस उस पे अलग से चर्चा कर लेंगे। इसका इसी प्रकार में क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, नहीं कर पाएंगे जी। सरकार तो कॉर्पोरेट घरानों की सरकार के लिए, उसके लिए देश के तमाम जी लखोटिया साहब, आप लगातार सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सरकार इस पे चिंतन कर रही है, काम कर रही है, चिंतन कर रही है, काम करेगी, लेके आएगी। काला धन वापस भी आएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार 60 साल 65 साल राज करके और इनका साथ हमारे अब अपनी हर उसके लिए कांग्रेस को दोष, अब आप सरकार में है, सत्ता आपके पास है, शासन तंत्र आपके पास है। 65 साल आप सरकार में थे। नहीं, ये सारा काला धन आप ही का है, आप खुद कीजिए। और सरकार संविधान से बंधी होती है और हम प्रतिष्ठा को पहले सरकार संविधान से बंधी हुई नहीं थी क्या? थी तो आप क्या जब वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था देश की कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर काले धन वालों के नाम डिस्क्लोज किए जाएंगे, तब तो आपके बड़े बड़े नेता सूरमा खां बने हुए थे। जी, एक मुझे आपसे शिकायत है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लोगों को उसने गुमराह किया, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि ये नाम छुपाए जा रहे हैं और ये नाम ज्यादातर कांग्रेसियों के हैं, आप ये कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि सरकार इसलिए तो नाम नहीं छुपा रही कि उसमें बीजेपी के लोग हैं? ये आरोप लगाने से आप क्यों बच रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा, हम जो स्टैंड पहले भी था, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बताए ना कि हम नाम इसलिए नहीं बताने की उनके लोग भी आ रहे थे। आज तो आपके पास सिर्फ 2-4 ही काम बचे हैं, उसमें भी आप ठीक से काम नहीं कर रहे। मेरा इसको आगे बढ़ा, विश्वास नहीं करते। हमने तब भी कहा था हम काला धन वापस लाना चाहते हैं और इसलिए जिन लोगों उसके लिए हमने सबूत इसको ऐसे ही देखे जाना, सरकार को सबूत दिए हैं और उस कानूनी प्रक्रिया में 4 सीट में ही सारे नाम डिस्कस कर दिए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी, तब उनका स्टैंड था कि सरकार का स्टैंड गलत है। आज वही बात आज के वित्त मंत्री कह रहे हैं, आज वही बात उनके अटॉर्नी जनरल आंदोलन छेड़ेंगे आप सरकार के खिलाफ कि नहीं डबल एमरजेंसी टैक्स की है। चलिए जरा अरुण जेटली साहब, मांगनी वित्त मंत्री साहब के बयान को आपको हम सुनाते हैं। वित्त मंत्री साहब के बयान को आपको हम सुनाते हैं। इज द प्रेजेंट NDA government led by Shri Narendra Modi in any way reluctant to make some names public? Certainly not. We have no difficulty in making the names public.
but they can be made public only in accordance with the due process of law. And the due process of law has been constrained by a double taxation avoidance treaty which was entered into between India and Germany when the Congress party was in power on 19th of June 1995. The covenant of that treaty was that these names can only be made public once after investigation there are disclosures made to a court. That is when charges are filed. Till such time when the investigations are on, merely for reasons of propaganda, they can't be made public. The fact that some names came from Liechtenstein and by some proceeding or process in a court direction, even before charges were filed, have been made public, has been seriously objected to by Germany. So that future cooperation comes under a threat or a danger. So the stand of the government of India today before the Supreme Court is not that we will never make them public or we are not interested in making them public, that these will be made public only in accordance with law once the charges are filed in court. That is because of the restriction imposed by the 19th June 1995 treaty, by which we are bound. So that there is no confusion or propaganda in this regard, I have thought it necessary to clarify this. As far as this agreement yesterday is concerned, a detailed written press statement is being issued to the media in this regard. Thank you. सर वो नाम जो आप बता रहे हैं, क्या नाम चार्ज फाइल होने के बाद उन देशों से जुड़े नाम भी आप ओपन करेंगे जिनके साथ डीटी साइन किए गए हैं? देखिए, जिनके साथ DT-80 है उसके जो समझौते के मुताबिक अगर हम किसी न्याय अदालत में चार्जेस फाइल करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो सार्वजनिक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोर्ट प्रोसीडिंग सार्वजनिक है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उस DT-80 में ये लिखा है कि तब तक सार्वजनिक नहीं करोगे तो फिर उसकी पालना करनी पड़ेगी। You see, the time frame between Switzerland and India is now being negotiated, and the press statement that we are issuing will give you a clarity on this regard. So with this visit, has the Indian authorities been able to verify any data which was actually stolen? You see, this visit was not in relation to any particular case. This visit was in regard to cracking the secrecy of the banking system in Switzerland, which otherwise existed, with regard to what the Swiss call stolen data and we call data obtained legitimately through another country. We have independently investigated each one of those names, and against a large number of them we have found independent evidence. So our case was that cases against whom we have independently found evidence now information can't be denied to us merely because those names are on the HSBC list. No specific case was discussed. Our stand has been that the black money which has been stashed abroad should be brought back. We have no difficulty in making these names public in accordance with the due process of law,
and a treaty commitment given by a previous government, whether it was good or bad, is a process of law. Sir, many of the cases, just one the one. question here, please, sir, when this entire thing was unfolding, when the communication part at that time, I suppose the NE had a different view. That is one, sir. I suppose at that point in time, NE had a different view. So has it been changed now? And second, sir, how many people have been investigated independently? How many people have been? Well, the HSBC list and the Liechtenstein list has been thoroughly investigated. There are people with regard to whom details have been found independently through investigations. There are cases with regard to whom people have claimed some form of immunity, that they are NRIs or otherwise. And there are some cases, though very few, which are not traceable. Sir, are we planning to initiate charges against them? Sir, I believe some cases have also reached prosecution level, so why has the government not reached those prosecution levels? Prosecution. No, wherever there is prosecution launch, that is already in the public domain. What the finance ministry is not no, what the finance minister has referred to is that there are cases on which the investigations have been carried out by us independently, independent of the HSBC list. Just a moment. Where we find that there is enough material to proceed further, but the investigation can be completed only when we get the details from the Swiss authorities. In those cases, now we will be able to get the details from the Swiss authorities. Thereafter, only thereafter, we will be able to complete our investigation. All right. The rest, the details of all this are in the press statement which we are issuing. Now let's not get into numbers. You'll. देखिए, any specific detail without charges being filed in court will compromise the investigation. So I am not going to get into that. So the latest agreement with Swiss authorities will be retrospective or prospective? It's only retrospective and only related to these two lists, or the previous pending reports will also be done? No, with regard to all information available in Switzerland, information is not erased out. सफाई दिया उन्होंने, पूरी तरह से वित्त मंत्री ने देश के सामने सफाई दी और उन्होंने बताया भी। जी, बात तो मैंने अभी पहले कही। जी, मुझे लगता है कि ये जो क्लैरिफिकेशन आई है या जो भी है, ये स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर हैं जो मैंने आपको पहले कही कि हमें काला धन से मतलब है। बट ये चीजें तो कल भी क्लियर थी। एक मिनट, सवाल ये है। नहीं, मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ जी, आप जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि उन्होंने ये कहा कि जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी जी, वो नाम हम डिस्क्लोज करेंगे। वो तो स्वाभाविक होगा। एक मिनट उसमें करने धर्मानी साहब, ये बात जो बात आप कह रहे हैं, वित्त मंत्री जो बात कह रहे हैं, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं। पूरी बात आप बोले। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं जी, मान लीजिए 100 की लिस्ट है, उन्होंने कहा मेजॉरिटी ऑफ देम, उनमें केस उन्होंने करेक्ट पाया है, उनके खिलाफ हमें उनके पूछा यह जाना चाहिए था कि उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करके उनको डिस्क्लोज कब करोगे। इट शुड बी अवर प्रायोरिटी कि आप चार्जशीट भी साथ के साथ फाइल। हम तो चाह रहे हैं कि चार्जशीट फाइल करिए आप देश के अंदर, काला धन लाइए, जितने भी वो कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करिए और उनको सार्वजनिक करिए। धर्मानी साहब, आपने काला धन का डेफिनेशन भी थोड़ा बोली। नहीं, काला धन का डेफिनेशन तो जिनका आपने बोली, आपको मालूम नहीं है क्या बोलता है, इन्वेस्टिगेशन बोल रहे ये सब है। अब काला ब्लैक मनी का निर्वचन भी क्या है वो भी थोड़ा बताइए हम। नहीं, ताकि हम चर्चा करने में मेरे को एक बात बताइए, अभी जो बात हो रही है वो HSBC बैंक के अंदर जिनका पैसा पड़ा है, वो जो स्विस के साथ जो उनका हुआ है, जो कमेटी वहां जो गए हुए थे वहां पे, जो उन्होंने करके आया स्विट्जरलैंड से, जो अधिकारी गए थे वहां पे, स्विस अधिकारियों से बातचीत हुई है, जो एक्शन ले रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। मुझे लगता है कि लेकिन उसके बाद अपने को अगर वो फिर सरकार पर कहीं डाउट है और काला धन आना चाहिए, उनका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन अगर सार्वजनिक करने से उस धन को लाने में या उनको कोई शेल्टर मिलता है तो इसके ऊपर इतना, मेरे को अगर सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो चार्जशीट फाइल नहीं करती है, टाइम बाउंड तरीके से ये चीज होनी चाहिए, इस पर अपने को स्ट्रेस करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी, देवराजन साहब, आपने वित्त मंत्री के पूरे चीजों को, जो उन्होंने पूरे डिटेल्स में उन्होंने बताया कि ये क्यों नहीं किया जा सकता है, क्या उनकी सीमाएं हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं, कब किया जा सकता है, पूरी बातें उन्होंने बताई।
ना इस बात के पीछे भी आपका जो अटॉर्नी जनरल की बात के साथ उसको जोड़ के आपको देखना पड़ेगा जी। उसी में दो चीज आती है। अभी जो उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसी में बहुत सारे बात छुपा हुआ है। उन्होंने कह रहे थे हम इन्वेस्टिगेशन के बाद कानूनी ड्यू प्रोसेस में इसको डिस्क्लोज करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अरे ये जो एक ट्रीटी है डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, अगर इसी प्रकार का ये ट्रीटी हमारा देश के खिलाफ है, देश का हित के खिलाफ है, जो ट्रीटी कैंसिल करने में तकलीफ क्या होता है? बोल रहे अगले दिन में मतलब फ्यूचर में कोई भी देश हमारे साथ कोई ट्रीटी करने के लिए नहीं, इसी प्रकार का कोई ट्रीटी करने के लिए नहीं आएगा, इसी डर से हम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे। मेरा पूछने का बात यही है, आज उन्होंने इसके साथ साथ ये भी डिस्क्लोज किया है the government is going to sign similar treaties with some other countries including the USA। अगर इसी प्रकार का ट्रीटी करने के लिए जा रही है सरकार, बता रही इसी प्रकार का एक ट्रीटी यहां पर है इसलिए हम नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, मतलब मनसा क्या है? ये भी डिस्क्लोज कर रहे हैं कि किस तरह से स्विस अधिकारियों के साथ बैठक कोई काम किया जा रहा है काले धन लाने के लिए। जो वो तो ये कोई नई प्रोसेस नहीं है, ये तो नहीं, आप दोनों चीज HSBC अन्य लोगों के खिलाफ जिनके बारे में सरकार के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आए थे, कोई सरकार का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है। प्रक्रिया तभी शुरू हो गई थी, कोई इनके द्वारा थोड़ी स्टार्ट गई है। ये तो कह सकते हो उसमें तेजी लाते जी, लेकिन उसमें भी भाई इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो बात वो कह रहे थे, जो बात वित्त मंत्री कह रहे हैं, यही स्टैंड कांग्रेस का भी था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, जो वित्त मंत्री कह रहे हैं उस समय भी तत्कालीन सरकार ने कहा था कि जिन लोगों के ऊपर आरोप है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन विचाराधीन है। हमने स्विस अथॉरिटीज को मामले दिए हैं और इसलिए मैंने पहले ये बात कहा था, उसके बाद मामले पर आने पर FIR दर्ज की जाएगी। इसीलिए मेरा भी सवाल है देवराजन साहब कि 2004 से 9 तक आप सरकार में रहे, इसलिए मेरा भी सवाल है, वहां पे मेरा सवाल आता है, आंसर है, आंसर नहीं है। इसमें ये साफ दिखता है कि राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति, बीजेपी नहीं, तमाम राजनीतिक दलों क्यों नहीं वो आज देश की जनता से माफी मांग दिलीप जी, हम क्लियर इसलिए बोल सकते हैं, तो हमारे पास ना धन हमने है उनके ना खिलाफ मैं आपके ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई काला धन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर वाम मोर्चा एक सरकार को 5 साल तक समर्थन देती है, वो तब भी ट्रीटी था, उस समय भी काला धन का मुद्दा था, उस समय भी आपने कोई इस ट्रीटी को खारिज कर, जो आज आप बात कह रहे हैं कि इसको निरस्त करके सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, उस समय आपने भी नहीं किया, कांग्रेस ने 10 साल तक नहीं किया। जी, कॉमरेड गुरुदास एस गुप्ता का, जी, कॉमरेड सीताराम येचुरी का, जब बजट के बाद, बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आपने जो बात, देवराजन साहब, मैं आपको देवराजन साहब, ये है ही नहीं, मसला तो ये है जी, वो आपको सूट करता है, वो आपको मसला आपको सूट करता है। एक मिनट, सियासी तौर पे अगर आपको वो सूट करता है तो आप बीजेपी पे हमला बोले। एक बात चमता जी से पूछना चाहता हूँ। जी, चमता जी, अगर मोदी माफी मांग ले तो काले धन का मुद्दा खत्म हो जाएगा। हम मुझे नहीं लगता कि हमें माफी चाहिए, हमें काला धन वापस चाहिए। और लेकिन देश की जनता के सामने एक जिद है जो अभी भी आपने कहा, मोदी की सरकार इस देश की तमाम तरह के धनों को नेचर उसको खुलेआम लूटने की प्रक्रिया में है, इसलिए वो डबल इवेंट है, टैक्स संधि दूसरे देशों से करने जा रही है, मनरेगा को समाप्त करने जा रही है। सबसे बार आते ही सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट और तमाम जो ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, इन सबको समाप्ति के लिए, इनके रिव्यू के लिए दरवाजे खोल दिए है। ये सरकार तो इस देश की तमाम तरह की कांग्रेस पार्टी को, इसलिए आज मैंने प्रश्न ये सब पहुंच जाने की बात को लेकर हमने काले धन का सवाल तो जिंदा है ही, माफी मांगना क्या काफी है क्या? माफी तो मांगनी चाहिए। वित्त मंत्री के सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वित्त मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेता भी हैं और ये भी ध्यान रखना चाहिए, वित्त और रक्षा मंत्री भी हैं, इस देश के जाने माने वकील भी हैं, और वकील के सारे तर्कों में झूठ को सच और सच को झूठ करने का पूरी क्षमता होती है।
और इत्तेफाक से इस देश की दो बड़ी पार्टी राष्ट्रीय हैं, दोनों के पास माने हुए वकील हैं। एक के पास कपिल सिब्बल है, एक के पास सलमान खुर्शीद है, इनके पास अरुण जेटली है, राम जेठमलानी है, और ये तमाम सारे लोग जो बातें आज अरुण जेटली कह रहे हैं, इसी तर्क में, इसी भाषा में, इसी स्टाइल में कपिल सिब्बल कहा करते थे। सिर्फ फर्क इतना है कि कपिल सिब्बल सत्ता में थे उस वक्त तो बात गलत लगी थी, और आज इस वक्त ये सत्ता में है। मेरा कहना यह है कि टमटा साहब से मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि ये माफी मोदी से मंगवाने की जो आपकी आदत पड़ गई है, जो आप मंगवा रहे थे उससे माफी 2002 के दंगों के लिए, उसे मांगते मांगते 412 से 44 पर आ गए हैं। अब आगे माफी न मंगवाएं, 44 से 4 पे चले जाएंगे आप। अब तो देश की जनता खुद ही कर देगी क्या तमाम? देश की जनता देख रही है बीजेपी के रुख को, हमारे पास समय कम है। किस तरह से देश की जनता को गुमराह लखोटिया साहब, अरे आप गुमराह हो गए हैं। लखोटिया साहब, वित्त मंत्री के बात को आपने भी सुना, आपको लगता है कि उनकी बातों को जो बात उन्होंने कहा है देश को, जो बात उन्होंने मीडिया के माध्यम से देश को बताया है, लोग यकीन करेंगे, लोग मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव प्रचार से जो पहले बात कर रही थी कि आप काला धन के मामले में सिर्फ प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि गंभीरता से उस पर काम कर रहे हैं, और जो हलफनामा दिया गया, जो उस पर सफाई है और जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कितना यकीन करेंगे देश के लोग? देखिए, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उन्होंने जो कहा बहुत क्लियर कहा है, लेकिन हमारे टमटा भाई जी और देवराज जी जो है ना बड़े इम्पैशेंट है, उनको आज ही रिजल्ट चाहिए, सब कुछ आज ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, कानून का काम कानून के हिसाब से चलेगा। लॉ इज टेकिंग इट्स ओन वे, तो इंतजार कीजिए। कानून अपना काम कर रही है। हमारे देश में ये बता दें कि जितने भी कानून के बहुत सारे निर्णय आए हैं, हो सकता है कानून की निगाह से तर्कों के ऊपर प्रूफ पे वो सत्य हुए और गलत हुए, लेकिन जनता क्या उन कानून के फैसलों को मानती है? नहीं, मेरा सवाल मेरा सवाल जो है करप्शन के केस में जेल में है, चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा सवाल लोग उनको हीरो मानते हैं, जयललिता को सजा हुई है उनको लोग हीरो मानते हैं। सवाल यह है कि कानून के अंदर आप क्या मानते हैं? जनता के मानने का इंपॉर्टेंट है। जनता की अदालत में मैं समझता हूं कि इस बात को कोई यकीन नहीं करेगा कि अरुण जेटली ने जिन तर्कों के साथ बातों को घुमा फिरा के लच्छेदार बातें करके बात को घुमाने की कोशिश की है, इसको कोई नहीं मानेगा। यह बड़ा सवाल है। नहीं मानेगा। मैं मानता हूं कि देश की जनता इस पर यकीन नहीं करेगी। धर्मानी साहब, मुझे ये लगता है कि देखिए, मुझे ये लगता है कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देश को काला धन वापस आना चाहिए, और उसके लिए टाइम बाउंड एक पूरा का पूरा, वो तो आपका मानना है, वो आपने कहा। मेरा सवाल है जो सफाई, मैं कह रहा हूं कि सरकार को इसके लिए हमें इंसिस्ट करना चाहिए। कांग्रेस में वो भी सवाल नहीं है धर्मानी साहब, मेरा सवाल जो है कि अन्ना हजारे रामदेव को आंदोलन चलाना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं, मेरा सवाल है कि क्या इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि अरुण जेटली साहब ने जो आके सफाई दी है उस पर लोग यकीन नहीं करेंगे? कुछ नहीं कह रहा हूं, कौन क्या कह रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। वित्त मंत्री है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे धर्मानी साहब, ये सवाल है, नरेंद्र मोदी के अलावा चाहे सुषमा स्वराज बोले, चाहे राजनाथ बोले, अरुण जेटली बोले, ये डिस्क्रेडिट लीडर है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की जिसको कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी का खा रहे हैं, इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर अरुण जेटली इतने बड़े नेता थे तो अब चुनाव जीत के आते। आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, एक लड़ा वो हार गए। वो मुद्दा नहीं है, वो मोदी के एक ऐसी बात के ऊपर जिसके ऊपर देश पूरी तरह से उद्धरित है। धर्मानी साहब से जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जेटली साहब के बयान से देश की जनता को यकीन करेगा तो राम जेठमलानी को यकीन करेगा, क्योंकि राम जेठमलानी। चलिए आप पुष्पन जी, मैं धर्मानी साहब से जानना चाहता हूं कि देश के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री जब आके सफाई दे रहे हैं तो उसमें लोग कितना यकीन करेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि देश की जनता क्या यकीन करेगी वो पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं। अगर उसमें यकीन करते होते तो इलेक्शन जीत जाते। अगर मैंने आप कल भी अपनी बात हुई कि आज देश की जनता नरेंद्र मोदी केंद्रित और उनके ऊपर विश्वास करती है। मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार ये टाइम बाउंड फ्रेम दे कि हम 1 साल के अंदर काला धन और उनको खिलाफ चार्जशीट फाइल करेंगे, इट शुड बी एनफ। लास्ट वर्ड बहुत कम शब्दों में जेटली जी ही दिमानी के बात में कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी सरकार के मंत्री किसी दूसरी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। बस जो बात उन्होंने कहा, ये बात आप भी कहते थे, लोग आपको लगता है यकीन करेंगे? ये कोई यकीन करने वाला नहीं है, इनकी यकीन पर। इसलिए आपको एक सियासी मुद्दा मिला है, सवाल नहीं है, आपको सियासी मुद्दा मिला है। आज लोग जानेंगे कि उस समय इसका मतलब ये देश की जनता को धोखा दे रहे थे, गुमराह कर रहे थे। ये हकीकत
आज पूरे रूप में देश के सामने आई है। इसलिए कोई ना मोदी सरकार पर यकीन अब किसी तरह का इस देश के आम लोग, विशेषकर जो मिडिल क्लास था, जो इनके साथ बड़े पैमाने में गया था, और वो यकीन नहीं करेगा। और मैं पुष्पेंद्र जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि आज वो सूट करता है आज आपको, तमाम रामदेव जी को आज आगे आकर के कहना चाहिए क्या वो आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे। आज चलिए देवराजन साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये मामला उठा और लगातार जब इस बात पे चर्चा हुई तो वे देश के वित्त मंत्री आते हैं, उन्होंने बताया कि इस पर उन्होंने कार्रवाई के बारे में बताया, साथ साथ उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी सीमाएं बताई। लोग कितना आपको लगता है इस पे भरोसा करेंगे, इस बात पे कि सरकार की कुछ सीमाएं हैं जिस बात को उन्होंने कहा है ना, मेरा या इस पे सवाल और उठेंगे? जरूर जरूर। मेरा प्रश्न यहाँ पर ही है, जो देखिए व्हाट इज ब्लैक मनी, जो काला धन क्या होते हैं। जो धन है यहाँ पर बैंक में रखेगा तो उसका अकाउंट हो जाएगा, उसी का हमारा देश के कानून के आधार पर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए बाहर जाकर के जो छुपा हुआ रखा हुआ है, चुपके वो पैसा वापस ले आने की जिम्मेदारी जो हम लोग सभी लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसको वापस ले आना। इसलिए कोई लोग कर नहीं रहे थे, सिर्फ उस पे हिंदुस्तान की विकास के लिए, हिंदुस्तान के सभी को पानी दिलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए, सड़क बनाने के लिए इस पैसा को ले आकर के बात करते रहे, हमारा ट्रेजरी के साथ जोड़ना है, ये तो काम है। तो इस पैसा को ले आने के लिए अगर कोई कानून उसको बाधा दे रहे, इफ एनी एग्रीमेंट, एनी ट्रीटी इज ऑब्जेक्टिंग इट, वो कानून को आपको परिवर्तन जो आप नहीं कर पाए वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। हम करने के कौन है? हम उसके अंदर बिल्कुल गया ही नहीं। आप दोस्त आप 4 से 9 तक थे, वो आप नहीं करेंगे। आप नहीं आई एम सॉरी, आप आज सरकार चला रहे थे। नहीं, आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। देवराजन साहब, न्यूक्लियर डील पे अमेरिका से आपने सरकार से समर्थन वापस लेके चुनाव करवाया था, आपको याद होगा। और काला धन पे आप कांग्रेस और बीजेपी को घेर के सिर्फ करके रखा। आई एम सो सॉरी 2009 सॉरी जो सरकार है, आई डोंट थिंक सरकार को 2009 के चुनाव में फिर वापस आने का सर यू नो इट, उसको वोट दिया, हम लोग का समर्थन की वजह से कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ था। नरेगा बोलिए, आरटीआई बोलिए, लेकिन वहां मजबूर किया, नरेगा में मजबूर किया, आरटीआई में मजबूर किया, लेकिन काला धन लाने के लिए मजबूर नहीं किया। वो मजबूर नहीं किया। वो आज आप बीजेपी पे हमला जरूर करें, कांग्रेस भी हमला करे, देश के लोग ये जानना चाहते हैं। चलिए वाम दल जी, देवराजन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने आरटीआई पे मजबूर किया, नरेगा पे मजबूर किया, लेकिन काला धन पे मजबूर नहीं किया। लेकिन सुन तो ले, वो कह रहे हैं काले धन पे हम चिल्लाए, हमने बात उठाया है जी पार्लियामेंट की, आज पार्लियामेंट के बाहर यूपीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय खत्म हो गया है। पुष्पेंद्र जी, देवराजन साहब, धर्मानी साहब और प्रदीप टमरा जी के साथ साथ लखोटिया साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।